नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेपा, जो है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स एनालिसिस। कि जब हम स्टॉक्स को स्क्रीन करेंगे तो किन बेसिस के ऊपर हम क्या क्या देखेंगे और कैसे हम स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे कि हाँ, ये जो स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर सुपर परफॉर्मेंस हमें अचीव करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो मार्क मिनर्विनी है वो अपना बताते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग ट्रेडर्स को पढ़ा, उनकी बुक्स को पढ़ा, और कैसे उन्होंने जो अपना एक सेपा जो फॉर्मूला बनाया या एक सिस्टम बनाया वो अपने सिस्टम तक कैसे पहुँचे। तो उनकी जर्नी के अंदर कुछ बुक्स जो उन्होंने रिकमेंड की है, जो उन्होंने पढ़ी थी, उनका हम जिक्र करेंगे। तो उनमें से है रिचार्ड लव्स की बुक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स। तो उनकी जो मेन क्रक्स था उस बुक का ये था कि देयर इज़ ए राइट टाइम एंड रॉन्ग टाइम टू बाई स्टॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो जर्नल मार्केट कंडीशन एक कैंसिलियम के अंदर आया था कि अगर जर्नल मार्केट कंडीशन ख़राब है, अगर जर्नल मार्केट कंडीशन ख़राब है तो आप राइट स्टॉक्स भी बाई करके लॉस करोगे, और अगर जर्नल मार्केट कंडीशन राइट है तो आप जो है रॉन्ग स्टॉक्स भी बाई करके हो सकता है प्रॉफिट बना लो। तो देयर इज ए टाइम, राइट टाइम भी होता है और रॉन्ग टाइम भी होता है टू बाई स्टॉक्स। आपको रॉन्ग टाइम में अवॉइड करना है और राइट टाइम के अंदर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं। दूसरा, सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स कैन बी आइडेंटिफाइड बिफोर। अब मान लो एक स्टॉक 10 रुपये से 50 रुपये चला गया, तो आपको 50 पे बैठ के ये लग रहा होगा कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 रुपये से 50 रुपये जाएगा। तो यही है कि ये स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाइएबल है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो एक तो हमने सीख लिया कैंसलिम में। आपने नहीं पढ़ी हो तो प्रीवियस बुक जो मैंने कवर की है चैनल पे है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय सर विलियम ओनील। और अब इस बुक में हम सीखेंगे सर मार्क मिनर्विनी की कि कैसे वो आइडेंटिफाई करते थे सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स को। उसके बाद इन्वेस्टिंग दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स आपका फॉर्च्यून बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद द मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का मतलब हो गया कि उन्होंने ए बी सी डी ऐसे कई ट्रेडर्स की बुक पढ़ी और अपना एक सिस्टम बनाया जिसको वो बोलते हैं सेपा, और उस सिस्टम के बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। उसके बाद उन्होंने सर रॉबर्ट ए लेवी की बुक थी, वहाँ से उन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट उठाया कि मान लीजिए आज हमारे एनएससी के ऊपर 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनमें से जो 100 स्टॉक्स बाकी 4900 स्टॉक से अच्छा कर रहे हैं, वो उन 100 स्टॉक्स को हम देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे कि इनमें ऐसा क्या चल रहा है कि वो बाकी जो स्टॉक्स है उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सर जैनसन की बुक मार्केट ब्लूप्रिंट से उन्होंने उठाया इनकम ग्रोथ एंड सिक्लिकल ग्रोथ को। फिर उसके बाद डोनचियंस की बुक से उन्होंने ट्रेंड फॉलोइंग उठाया कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउ थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता हम अज्यूम नहीं करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया। कि माने एक ट्रेंड अप ट्रेंड में, अगर एक ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में जब तक रहेगा जब तक कि डाउन ट्रेंड हमें दिख नहीं जाता। हम अज्यूम नहीं करेंगे कि 100 रुपये की चीज़, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये चली गई। हम बहुत सारे टाइम ये सोच लेंगे कि यार और कितना बढ़ेगा, कि और कितना बढ़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है जब तक हमें मार्केट में चार्ट पे दिख ना जाए, विजुअल हमारे सामने ना हो जाए कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो एक ट्रेंड जब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक वो चेंज ना हो जाए। उसके बाद विलियम एल जिलर की बुक चार्ट पैटर्न्स उन्होंने पढ़ी, जहाँ पर उन्होंने शोकर विद प्लेटफॉर्म पैटर्न, जो बाद में जाके कप विद हैंडल बना, जो कि विलियम ओ नील सर की बुक में भी हमने पढ़ा था, उसकी स्टडी की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जेसी लिवरमोर सर को पढ़ा, जिन्होंने 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करके एक दिन के अंदर 100 मिलियन के आसपास रुपए बनाए थे। उनकी 2 बुक्स है जो हम कवर करेंगे इस चैनल पे, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स एंड रेमिनेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। उसके बाद अब इन सबको पढ़ के उन्होंने क्या समझा कि पास्ट जो है, प्रीवियस हिस्ट्री को पढ़ के हम फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। कि हम जो है, मान लीजिए हमने जो बुक पढ़ी थी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय सर विलियम ओनील,
उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बुक के स्टार्टिंग के अंदर 100 आई थिंक 100 चार्ट्स उन्होंने दे रखे थे प्रीवियस हिस्ट्री के, जो सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स थे, जो हो सकता है 10-20x हुए। तो उनका यही उनका यही मतलब था कि अगर हम हिस्ट्री में जाकर स्टॉक्स को देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कप विद हैंडल पैटर्न आज बन रहा है, यही 10 साल पहले बना होगा, यही 50 साल पहले और यही 100 साल पहले। तो पास्ट है वो शो करेगा हमें पाथ टू फ्यूचर। तो हमें पास्ट के स्टॉक्स को, जो सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स है, उनको अगर हम पढ़ते हैं तो फ्यूचर के सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुटिंग ऑल टुगेदर, कि जो भी उन्होंने अलग अलग जगह से पढ़ा उसको अब वो कन्वर्ज कर रहे हैं एक जगह और अपना एक मेथड बनाएंगे जिसको वो बोलते हैं स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। अब उनके जो स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस के हैं उसके 5 एलिमेंट्स हैं। पहला ट्रेंड, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है जर्नल मार्केट का तो ही वो ट्रेड करेंगे। अगर जर्नल मार्केट साइडवेज है या बीरिश है, ये मतलब अगर अप ट्रेंड नहीं है और डाउन ट्रेंड है तो वो ट्रेड नहीं करेंगे। पहली चीज़ ट्रेंड फॉलोइंग, कि सबसे पहले आपको ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने फंडामेंटल्स उन्होंने उठाए यहाँ से, ठीक है, एस जेनसन की बुक से। फंडामेंटल्स आपको क्या देखने हैं अकॉर्डिंग टू सर मिनर्विनी? आपको ईपीएस ग्रोथ देखनी है, आपको सेल्स देखनी है मतलब रेवेन्यू देखना है, एंड मार्जिन देखना है। ठीक है, अब ये एक एक चीज़ें क्या बताएंगे आपको। ईपीएस बताएगा कि अर्निंग पर शेयर स्टॉक जो है वो कितना कमा के दे रहा है आपको। सेल्स आपको बताएगा कि जो मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी कितना ग्रो कर रही है, मतलब जितना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रो होगा उतना ज़्यादा ही एक तरीके से प्रॉफिट होगा। और मार्जिन बताएगा कि कंपनी की मतलब जो अच्छी कंपनी होगी, स्टेब्लिश कंपनी होगी या जो लीडर होगी उसके मार्जिन अच्छे होंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले 10% मार्जिन थे और मार्जिन अब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। मार्जिन अगर 10 से 15 आ गए तो अच्छा साइन, हमें ये देखना है। तो ईपीएस ग्रोथ देखनी है, सेल्स ग्रोथ देखनी है, मार्जिन देखना है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। उसके बाद कैटलिस्ट का मतलब हो गया या तो कोई नया मैनेजमेंट आ गया हो, या कोई नया प्रोडक्ट आ गया हो, या इंडस्ट्री में ही कुछ ऐसा हो गया कि रेगुलेशन चेंज हुए इसलिए कुछ मतलब इंडस्ट्री में चेंज हो गया, जैसे कोई टैक्स कट आ गया या और कुछ ऐसा। तो ये सेम हम जब कैन स्लिम पढ़ते हैं उसमें भी आता है एन के नाम से, कि क्या नया मैनेजमेंट आ गया हो, नया प्रोडक्ट आ गया, तो सारी चीज़ें इंटरलिंक की होती है। उसके बाद एंट्री पॉइंट्स, उसके बाद एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट्स भी जैसे मान लीजिए एक होता है कि आप ये रेजिस्टेंस है और आप रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाई करते हो, कि बिल्कुल ऊपर चला गया तब आप बाई कर रहे हो। एक होता है कि रेजिस्टेंस से पहले भी एक आपको मान लीजिए मौका देता है, जैसे कप विद हैंडल है। अब कप विद हैंडल में आप ये भी कर सकते हो कि मैं बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तभी बाई करूँगा, या आप ये भी कर सकते हो जो हैंडल एक बनाता है फ्लैग की तरह, इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे भी आप बाई कर सकते हो। तो क्या होगा कि जब तक ये एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा आपकी ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो चुकी होगी। तो एंट्री पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है और एग्जिट पॉइंट, इसका मतलब स्टॉप लॉस। आपने यहाँ बाई किया हो, यहाँ बाई किया हो, कहीं भी बाई किया हो, एक स्पेसिफिक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे आया तो आप निकलोगे। ठीक है, अब सेपा रैंकिंग है, उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के बेस पे वो स्टॉक्स को रैंकिंग देते हैं और उस रैंकिंग में जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसको वो फिर प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं अपनी स्क्रीनिंग के दौरान। तो सेपा रैंकिंग्स में क्या देखते हैं वो, स्टॉक मस्ट मीट ट्रेंड टेम्पलेट, जो चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा कि भाई 200 मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर होनी चाहिए 50 मूविंग एवरेज, ऐसे करके। उसके बाद सेपा जब रैंकिंग वो देते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं, ईपीएस, मार्जिन, सेल्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो हम ऊपर देख चुके हैं। लीडरशिप प्रोफाइल का मतलब बाय एनालाइजिंग पास्ट सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स, कि एक स्टॉक होता है, एक होता है चोपी काइंड ऑफ स्टॉक। जैसे हम बात करें जैसे कोलगेट,
ठीक है, ये देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसके ऊपर नीचे बस ऐसे ऐसे चल रहा है। अब अगर इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या आपको ट्रेड करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री ऐसा शो करती है कि इसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है, चोपी काइंड ऑफ। तो लीडरशिप प्रोफाइल कि हम उस स्टॉक को भी पीछे जाके देखेंगे और जो प्रीवियस सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स हुए उनको भी स्टडी करके देखेंगे कि उनके अंदर जो ट्रेड्स थी, क्या इस स्टॉक के अंदर वो ट्रेड्स हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो सेपा रैंकिंग्स देते हैं और उसके बाद फिर वो उन रैंकिंग्स को मैनुअल रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास नहीं होगी, ये उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा जो उन्होंने बना रखा है। बट हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ देखते हैं वो? अर्निंग एंड सेल्स, देन अर्निंग सरप्राइज, ठीक है। अर्निंग सरप्राइज क्या बताता है कि कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर कैटालिस्ट आया है। उसके बाद अर्निंग ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन, गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी और फिर गाइडेंस रिवाइज करके कम कर रही है या ज़्यादा कर रही है। अगर गाइडेंस रिवाइज करके कंपनी ज़्यादा कर रही है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद मार्जिन्स, देन इंडस्ट्री एंड मार्केट पोजीशन, कंपनी किस इंडस्ट्री के अंदर है और उस इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद कैटलिस्ट, पीयर्स कंपैरिजन कि अपने साथ वालों के कंपैरिजन में कंपनी कितना अच्छा कर रही है। उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस कि यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है वॉल्यूम कम हो रही है, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम एनालिसिस एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि एक तो बहुत कम शेयर ना हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, मान लीजिए कंपनी के 1 करोड़ शेयर लिस्टेड है एक कंपनी की और एक कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स लिस्टेड है, तो अगर दोनों के सेम चार्ट बन रहे हैं, दोनों मान लीजिए सेम ही आपको बता रही है कि यार दोनों कंपनियां, मतलब सेपा रैंकिंग अगर आप निकालो तो मान लीजिए दोनों आ रही है 1-1 पे, और एक के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो 1 करोड़ है, एक के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 100 करोड़ है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है और यहाँ डिमांड जैसे ही बढ़ेगी ये स्टॉक फटेगा ज़्यादा ऊपर की तरफ। यहाँ क्योंकि सप्लाई कम है, सॉरी सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ अगर डिमांड आती भी है तो उस डिमांड को अब्जॉर्व कर लेगी सप्लाई, क्योंकि 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान करने की ज़रूरत है कि किस आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और उस आउटस्टैंडिंग शेयर्स में फ्री मार्केट फ्लोट कितना है। इसका मतलब हो गया 1 करोड़ अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं तो उसमें जो क्या बोलते हैं हम, जो मैनेजमेंट है उसका शेयर होगा, जो फंड प्रमोटर्स हैं उनका भी शेयर होगा जो वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, एफआईआई का भी होगा, डीआईआई का भी होगा। बट उसमें फ्री फ्लोट का मतलब हो गया कि डेली जो ट्रेड हो रहा है वो कितना है, वो भी हमें देखना है। जैसे अगर हम किसी का भी चार्ट देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, इंडिकेटर है, देखो यहाँ ये बता रहा है कि इंडस्ट्री मार्केट कैप इतना है और फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैप, कि मार्केट कैप का 40% जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। तो यहाँ वो चीज़ दिखा देगा आपको कि कितना फ्री फ्लोट शेयर्स है। अगर फ्री फ्लोट शेयर्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड जितनी आएगी उसके सामने सप्लाई इतनी नहीं है, तो जो शेयर है वो और तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस। इसका मतलब हो गया कि आप एंट्री पॉइंट वो चुनोगे जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो और आपको हाईएस्ट आरआर मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसे कि ठीक है 1-2, ठीक है 1 और 2, यहाँ आया ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट यहाँ आया है। अगर आप यहाँ बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये मान लीजिए इसका लो होगा, जो कि मान लीजिए 5%। दूसरा आप यहाँ बाई करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस, अगर आप स्विंग लो स्टॉप लॉस लेते हो तो यहाँ आएगा और ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 8 से 10% के आसपास। तो आपको एंट्री भी वहाँ लेनी है जहाँ आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो परफेक्ट बैठे,
ठीक है, यहाँ आपने अगर एंट्री ली तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 1 आवर अचीव हो गया, जितना आपका रिस्क था उतना आपको प्रॉफिट मिल गया। अगर आप यहाँ बाय करते हो तो एक तो ये आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो जब रिस्क आप 8-10% का लोगे तो आपका प्रॉफिट भी फिर ऊपर आपको 2 आवर अचीव करने के लिए 16 से 20% स्टॉक को चलना होगा। एट द सेम टाइम जिसने यहाँ बाई किया है और स्टॉक यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से यहाँ 5% बन गया उसका, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए 20% बन गया, तो 2 नंबर पे बाई किया उसका यहाँ पर बना 2 आवर, लेकिन 1 नंबर पे जिसने बाई किया वो 5 आवर बना के बैठ गया। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कब करना है, जब आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिले। वॉल्यूम एनालिसिस आपकी सही हो कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टॉक जो अपने बाकी स्टॉक्स हैं उनके 1 या 2% टॉप स्टॉक्स में आ रहा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, कैटलिस्ट हो, मार्केट कंडीशन अच्छी हो। जब ये सारी चीज़ें कन्वर्ज करेगी तब आप बाय करोगे। ठीक है, और उसके बाद सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वही हमने देख लिया। तो नया प्रोडक्ट होगा, नया इनोवेशन होगा, इंडस्ट्री में कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए होंगे। ये सब चीज़ें जब होती है तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग को अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग? मान लीजिए अब इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है तो क्या होगा, मान लीजिए 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब मार्केट के अंदर 1 करोड़ शेयर्स हैं, उसके अंदर भी कुछ होगा जो फिक्स होगा, जो प्रमोटर्स के पास है, जो वो बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, 50% मान लेते हैं। अगर 50% फिक्स हो गया तो फ्री फ्लोट होगा 50 लाख। अब मान लीजिए 50 लाख ही शेयर हैं और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बाई करना है। अब इंस्टीट्यूशनल 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का तो बाई करेगा नहीं, वो अच्छा खासा जंक बाई करता है। तो जब वो 50 लाख शेयर के पीछे 2-3 इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मान लीजिए पड़ गए तो क्या होगा कि डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई फिक्स है, ठीक है, सप्लाई तो एक तरीके से फिक्स है बट डिमांड बढ़ेगी। तो अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई है नहीं तो क्या होगा, प्राइस है वो एकदम से फटेगा ऊपर की तरफ, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब कुछ सुपर परफॉर्मेंस ट्रेड्स बताइए कि यूथफुल स्टेज में होगा। यूथफुल स्टेज का मतलब क्या होगा कि नई कंपनियां होंगी, मोस्टली आईपीओ, रीसेंट आईपीओ होंगे, या नया कॉन्सेप्ट हो गया, न्यू सेक्टर जिसको बोलते हैं, नए सेक्टर की कंपनी होगी। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की होगी जिसका आउटस्टैंडिंग शेयर्स लो हो। अब आप सोचो कि रिलायंस में ब्रेकआउट आए, ठीक है, रिलायंस में ब्रेकआउट आए या एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट आए और वो आपको 50% दे दे 2-3 हफ्ते के अंदर, वो तो नहीं होगा। वो तो कोई छोटी स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की कंपनी होगी जो आपको 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर 30-40-50% का रिटर्न दे सकती है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक स्क्रीनिंग के ऊपर है कि आपको डिफरेंट वॉच लिस्ट बनानी है। एक आपकी वॉच लिस्ट होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ की, दूसरी आपकी वॉच लिस्ट होगी ईपीएस की, ठीक है, तीसरी आपकी वॉच लिस्ट होगी कैटलिस्ट की, ठीक है, चौथी आपकी वॉच लिस्ट होगी मान लीजिए कि जो नीचे से स्टॉक रिबाउंड करके ऊपर आ रहे हैं, जिसके अंदर मान लीजिए कुछ मतलब नीचे थे बॉटम बन गया वहाँ से ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे आपकी स्टॉप लिस्ट वॉच लिस्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की। और उसके बाद मेक कमिटमेंट टू अप्रोच, कि आपने एक रास्ता चुन लिया, मान लीजिए आपने कैंसलिंग फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है, या आप सेपा फॉलो कर रहे हो, या आप XYZ कोई भी कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसी पे टिकना है। 1-2 साल देनी है उस पर। ये नहीं कि पहले कैंसलिंग, अभी नई बुक पढ़ ली सेपा फॉलो कर लूँगा, उसके बाद डैन जंगर पढ़ लिया तो उसको फॉलो कर लूँगा, फिर जेसी लिवरमोर पढ़ लिया तो उसको फॉलो कर लूँगा, फिर कोई इंडियन ट्रेडर पढ़ लिया तो उसको फॉलो कर लूँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक मेथड बनाना है, ठीक है, और उस मेथड पे स्टिक करना है। फिर जो होगा वो होगा मैजिक। यहाँ जो होगा वहाँ मिलेगी आपको सक्सेस। ठीक है, मेथड 1 नहीं काम चला, मेथड 2 पे चले गए, नहीं चला 3 पे चले गए, वहाँ आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे सर मिनीरिनी स्क्रीनिंग करते थे और
इनके हर एक एलिमेंट के ऊपर जो नेक्स्ट की वीडियोज़ होंगी उनमें फर्दर डिस्कस किया जाएगा।